हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। हम आपके लिए लेकर आए हैं RICE के प्रीवियस ईयर पेपर 2014, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में इंग्लिश वाला पार्ट सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 21 to 50। क्वेश्चन नंबर 21 है, रंजन अ टीचर फाइंड बॉय स्मोकिंग इन द स्कूल प्रीमाइसेस, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर हिम टू टेक। यानी रंजन जो है एक टीचर है जिसने क्या देखा, एक बॉय को जो स्मोक कर रहा था स्कूल के प्रीमाइसेस में। तो उस वक्त जो रंजन टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पनिश देम इन द असेंबली, टेक द हेल्प ऑफ द स्कूल काउंसलर टू हेल्प ब्रेक द हैबिट, लेट देम डील विद द मैटर ऑन देयर ओन, हैव देम एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन 1 है पनिश देम इन द असेंबली। अगर असेंबली में हम उसको सबसे सामने पनिश करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा ये चीज नहीं करेगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 है टेक द हेल्प ऑफ द स्कूल काउंसलर टू हेल्प ब्रेक द हैबिट। यानी उस वक्त जो टीचर है वो क्या करेंगे, स्कूल के जो काउंसलर होते हैं उनका हेल्प लेंगे स्टूडेंट के इस हैबिट को हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए, राइट। ऑप्शन 3 है लेट देम डील विद द मैटर ऑन देयर ओन। यानी लड़के को उसके मैटर पे छोड़ दो कि वो खुद ही डील कर ले। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। 4 है हैव देम एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, यानी उन्हें स्कूल से निकाल दो। ये भी गलत है, क्योंकि जो चीज खराब है हमें उससे अच्छा करना है या उसको अपनी जिंदगी से हटा देना है, उससे अच्छा करना हमारा काम है। क्यों? क्योंकि हम टीचर हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने में, पार्ट लेने में एनकरेज करना लर्निंग प्रोसेस में। उस वक्त टीचर को क्या करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। टीचर मस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन करना, डिस्कस करना और रिफ्लेक्ट करना। ऑप्शन 2 है या तो चुप रहें, नोट्स ले, रिफ्लेक्ट करें। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, ये नहीं होगा, क्योंकि चुप रहने से बच्चे एनकरेज तो नहीं होंगे। यहाँ पर है मेमोराइज करना, कोई चीजों को याद करने से बच्चे एनकरेज नहीं होते हैं, मेमोराइज है, इसलिए ये भी सेंटेंस नेगेटिव हो गया। गिव फैक्ट मेमोराइज, ये भी नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। बच्चों से क्वेश्चन करना, डिस्कस करना और रिफ्लेक्ट करना, ये तीनों ही चीजों में बच्चे जो है वो एक्टिव रहेंगे, राइट। इससे क्या होगा, एनकरेजमेंट होगा, पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी स्टेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी स्टेज में, वो ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन है मार्क्ड फिजिकली डेवलपमेंट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। मतलब ये जो है इसके अपोजिट नहीं है सेंटेंस। नॉट, अगर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा होता तो ये हो जाता इसका आंसर। सेकंड देखते हैं डिफाइनिंग वन सेंस ऑफ सेल्फ। तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, राइट। थर्ड है इंक्रीजिंग एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ये भी इससे पॉजिटिव है, राइट। ये भी आंसर इसका नहीं होगा, यानी ये तीनों ही इसके पार्ट हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के सेकेंडरी स्टेज में। तो सबसे जो नेगेटिव आंसर है या फिर स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है ऑप्शन 4, द इनएबिलिटी टू कंजर्व। द इनएबिलिटी टू कंजर्व गाइस, ये पियाजे की थियोरी जो है उसके थर्ड स्टेज में आता है। और थर्ड स्टेज है, अगर आप देखेंगे तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है उसको आपने ग्लास में, एक ग्लास में आपने जूस दे दिया छोटे ग्लास में, और एक बड़े ग्लास में आपने उतने ही क्वांटिटी का जूस दिया, तो बड़े ग्लास में कम दिखेगा, छोटे ग्लास में लगेगा कि फुल है। तो बच्चा जो है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, बच्चे को लगता है कि ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, क्वांटिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो अगर बच्चा सेकेंडरी स्टेज में चला गया है तो उसके अंदर इसकी इनएबिलिटी तो नहीं होगी, राइट। वो तो इसके डिफरेंस करना सीख जाएगा, प्राइमरी के बच्चे नहीं सीखेंगे बट सेकेंडरी के तो सीख जाएंगे। दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
An important goal of education is to develop capability in students for, यानी एजुकेशन का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल है क्या करने में, डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है रीडिंग अलाउड, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ रीड अलाउड करने से ये चीजें नहीं होती है। सेकंड है सेल्फ लर्निंग, ये पॉजिटिव है। गेटिंग गुड मार्क्स, सिर्फ गुड मार्क्स मिलने से तो चीजें डेवलप नहीं होगी, या फिर एजुकेशन का मेन गोल गुड मार्क्स लाना नहीं है। कॉपिंग नोट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन टू, सेल्फ लर्निंग, राइट। ये क्या है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंट गोल है कि बच्चों के अंदर आप ये इनबिल्ड करो कि बच्चा जो है सेल्फ लर्निंग करना सीख जाए। हिंदी वाले साइड में देख लेंगे, हिंदी में क्वेश्चंस भी दिए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर बीइंग टीज्ड बाय देयर क्लास फेलो साहिल, यानी स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर टीज्ड यानी चिढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं के एक क्लासमेट से जिसका नाम है साहिल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर द टीचर टू हैंडल द सिचुएशन वुड बी, अब यहाँ पर टीचर जो है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी। ऑप्शन 1 है फिजिकली पनिश साहिल फॉर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या मैम उसे फिजिकली पनिश करेंगी, मारेंगी, पीटेंगी, राइट। ऑप्शन 2 है वर्बली स्कूल्ड साहिल फॉर मिसबिहेवियर, क्या उन्हें सिर्फ वर्बली चिल्लाएंगी, राइट। तो ये भी नहीं होगा गाइज, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं, टॉक टू साहिल टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सच बिहेवियर, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर। ऑप्शन 4 देखते हैं, इग्नोर द सिचुएशन एंड होप साहिल विल इम्प्रूव हिज बिहेवियर। अब ऑप्शन 4 कह रहा है कि सब कुछ इग्नोर कर दो और साहिल पे ही छोड़ दो, वो खुद ही अपना सब कुछ ठीक कर लेगा। तो ऑप्शन 4 भी बिल्कुल निगेटिव है। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन, 25 का करेक्ट ऑप्शन जो है, टॉक टू साहिल टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सच बिहेवियर, यानी साहिल से बात करें कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और फिर इसको समझाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। The teaching approach that gives importance to the child experience and active participation is known as, यानी ऐसी टीचिंग अप्रोच जो क्या दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है किसको, चाइल्ड के एक्सपीरियंस को, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रहा है चाइल्ड उसमें, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है गाइस वो है आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, क्वेश्चन नंबर 3 प्ले वे पेडागोजी, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जॉयफुल लर्निंग पेडागोजी। तो गाइज यहाँ पे सारे ही आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट है और पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ऑप्शन नंबर 3 प्ले वे पेडागोजी और ऑप्शन नंबर 4 जॉयफुल पेडागोजी, ये सारी ही चीजें आपकी जो है ऑप्शन नंबर 2 चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के अंदर आती हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। आभा अ क्लास टीचर ऑब्जर्व्स अ स्टूडेंट चीटिंग इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है, आभा टीचर है, उन्होंने क्या देखा, क्लास में कुछ बच्चे जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। What action would you suggest आभा takes against the student, अब यहाँ पर जो मैम है आभा टीचर जो है वो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एडवाइज द स्टूडेंट दैट शी ही इज डिसीविंग हर और हिमसेल्फ, यानी टीचर क्या करेंगे, टीचर्स एडवाइस करेंगे स्टूडेंट को कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल, सीधा जाकर मैम क्या करेंगी, प्रिंसिपल को बताएंगी। ऑप्शन 3 है आस्क हर हिमसेल्फ टू लीव द रूम, क्लास से बाहर निकलने के लिए कहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 है आस्क अदर्स नॉट टू शो देयर आंसर्स टू हर और हिम। तो देखिए गाइस, अगर टीचर को बच्चे को सुधारना है तो मैम क्या करेंगी, उन्हें एडवाइस देंगी कि जो भी आप कर रहे हो वो गलत है, ये सही नहीं है, राइट। बाकी सारे ही ऑप्शंस जो है यहाँ पर वो है निगेटिव, इससे जो है बच्चे आगे जाकर नहीं सुधरेंगे, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 27 का वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 28। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इज, अब जो गवर्नमेंट है एक्सपेंड कर रही है पैसे एजुकेशन पे, किनके लिए, जो भी पुअर बच्चे हैं, गरीब हैं और जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है।
अब इसका ऑप्शन में क्या दिया है, अननेसेसरी, मतलब गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो अननेसेसरी है, ठीक है, जरूरी नहीं है। एज एजुकेशन इज नॉट द कंसर्न ऑफ मार्जिनलाइज, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो तो सबके लिए है, राइट। सेकेंड देखते हैं, अननेसेसरी है ये बिकॉज दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोविजन ऑफ फूड, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। अब सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि एजुकेशन में पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, उससे अच्छा लोगों को खाना दो, उनकी हेल्थ अच्छी करो और सैनिटेशन फैसिलिटीज दो। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये कह रहा है, इम्पॉर्टेंट एज द मार्जिनलाइज्ड हैव एज मच राइट टू एजुकेट एज अदर्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है गाइस। यहाँ पर कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो उसका राइट सबको होना चाहिए और एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, राइट। तो जो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 है, इम्पोर्टेंट टू डेवलप पॉलिटिकल वोट बैंक। क्या गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए पैसे जो है वो लगाती है बच्चों पे? नहीं, बिल्कुल भी गलत है ये। इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस 28 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन स्कूल एज अ टीचर आई वुड लाइक टू बिकम मोर एफिशिएंट बाय, यानी स्कूल में टीचर के तौर पे मुझे सबसे अच्छा क्या लगेगा, एफिशिएंट। अब देखते हैं ऑप्शन को, लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स, यानी किसी और से न्यू थिंग्स लर्न करना। सेकेंड है कंट्रोलिंग द क्लास स्ट्रिक्टली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लास को स्ट्रिक्टली तो कोई भी हैंडल कर सकता है, राइट। कीपिंग अवे फ्रॉम अदर टीचर्स, अपने आप को दूसरे टीचर से दूर रखना, ये भी नहीं होगा। रिपोर्टिंग अबाउट टीचर्स हु आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, ये भी नहीं होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स। गाइस टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो टीचर बच्चे से कुछ नहीं सीख सकती हैं, राइट। टीचर्स जो है वो किसी से भी सीख सकती हैं और कुछ भी सीख सकती हैं। ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। To create a collaborative learning classroom environment, a teacher need to support the culture of। क्लासरूम में कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्या सपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट रोट मेमोराइजेशन, क्या स्टूडेंट को मैम क्या है कि रोट मेमोराइज करो, यानी रट्टा मारो हर एक आंसर्स को, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। सेकंड देखते हैं, शेयरिंग नॉलेज अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी नॉलेज को शेयर करना, किनके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी लर्न बाय द स्टूडेंट। अब देखिए, सिर्फ नॉलेज शेयर करने से कोलैबोरेटिव लर्निंग तो नहीं होगी, राइट। ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 4 है, डिटेक्टिंग नोट्स टू द स्टूडेंट, सिर्फ नोट डिक्टेट करने से भी नहीं होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे होगा, जब मैम जो है बच्चों से पूछकर डिसाइड करेगी कि आज आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और टीचर का भी होगा। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, यानी जो बच्चे होते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर के। ऑप्शन है, डू नॉट नीड स्पेशल प्रोविजन एज दे आर यूज टू लिव इन डिप्राइव्ड कंडीशन, यानी उनको कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो लोग हैं ही ऐसे कि उनको यही काम करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है गाइस, नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकेंड देखते हैं, वुड बी बेटर ऑफ वर्किंग देन स्टडिंग, ये कह रहा है कि वुड बी बेटर ऑफ वर्किंग, यानी वो उनके जो बच्चे हैं वो उन्हीं के साथ काम करें तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हीं के साथ काम करें, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़ने का हक तो सबको है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, डिजर्व द सेम अपॉर्चुनिटीज एज अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, तो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। 4 देखते हैं, कैन नेवर रीच द लेवल ऑफ अपर क्लास चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो हर जगह पहुंच सकते हैं, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिजर्व द सेम अपॉर्चुनिटी एज अदर चिल्ड्रन हैज, राइट। सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी एज के बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने की, राइट। एजुकेशन फॉर ऑल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू हाउ चिल्ड्रन लर्न। अब यहाँ पर भी नॉट आ गया है गाइस, तो ध्यान से कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, राइट। अब इसमें ये कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट, ट्रू नहीं है।
विथ रेस्पेक्ट टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, यानी बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है चिल्ड्रन लर्न ओनली इन स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हम अपने आंसर को डिसाइड करेंगे। सेकंड है चिल्ड्रन लर्न इन अ वैरायटी ऑफ वेज। चिल्ड्रन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न। ये भी बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन जो है खुद से मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन लर्न बेटर वे देन दे आर कॉग्निटिवली रेडी। वेल, ये भी बहुत सही कह रहा है कि स्टूडेंट जब दिमागी रूप से तैयार होते हैं तो वो लोग खुद ही खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, राइट। तो इसका जो निगेटिव स्टेटमेंट है वो एक ही है यहाँ पर, जो है ऑप्शन 1, चिल्ड्रन लर्न ओनली इन स्कूल। तो गाइज आपने ये चीजें आप भी जानते होंगे कि हम जो है सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखते हैं, हम हर जगह से सीखते हैं, अपनी माँ बाप से सीखते हैं, कुछ सोसाइटी से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द रोल ऑफ अ टीचर इन एथिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू डिवाइस वेज टू, यानी टीचर का जो रोल है किस लिए, चाइल्ड के एथिकल डेवलपमेंट के लिए, वो कैसा है। ऑप्शन 1 है इम्पोज डूज एंड डोंट, यानी टीचर को बच्चे को सिर्फ ये बताना चाहिए क्या करो क्या ना करो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। सेकंड है मेक चिल्ड्रन एडहर टू टीचर्स व्यू, यानी चिल्ड्रन को ऐसा कहो कि जो मैं कह रही हूँ बस तुम वही काम करो, तो ये भी बिल्कुल गलत है, राइट। थर्ड है हेल्प चिल्ड्रन सप्रेस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, कि चिल्ड्रन को हेल्प करो कि जितनी भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, राइट। ऑप्शन 4 है असिस्ट चिल्ड्रन टू लर्न एंड डिसाइड व्हाट इज राइट। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर और बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि असिस्ट करो चिल्ड्रन को ये सीखने के लिए कि स्टूडेंट को जो अच्छा है और जो खराब है दोनों ही बातें बता दो, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों चीजें बता दो। अब स्टूडेंट्स को खुद डिसाइड करने दो कि मुझे क्या चूज करना है, सही बातें चूज करनी है या गलत बातें चूज करनी है, राइट। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 33 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से 37 तक, एक पैराग्राफ दिया है जिससे आपको जो है आंसर्स चूज करने हैं। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। सुहेल एंड गरिमा आर बोथ हिंदी टीचर्स हु टीच क्लास 8 स्टूडेंट, यानी दो टीचर है यहाँ पर, दोनों भी क्लास 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं और कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। A typical day in Suhail's class has students seen to freely sit wherever they wish. Some students sit together in a group, reading books and discussing a story. यहाँ पर ये कह रहा है कि सुहेल सर की क्लास में सारे बच्चों को फ्रीली छोड़ दिया गया है कि जैसे आपका मन कर रहा है वैसे पढ़ो। तो कुछ बच्चे जो हैं एक साथ बैठकर ग्रुप में बुक को रीड कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिजी हैं, अकेले बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं यानी बुक रीड कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सोहेल के अगल बगल में बैठे हैं, सोहेल के, राइट। वो इस सीन नरेटिंग अ स्टोरी, और सोहेल क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टोरी बता रहा है, राइट, स्टोरी नरेट कर रहा है और बाकी बच्चे इनके बगल में बैठे हैं। ओनली एट द एंड, लास्ट में क्या करते हैं सर, आस्क देम टू सिट ऑन देयर सीट, सभी बच्चों को अपने अपने सीट पर बैठ जाएं और फिर डिस्कस करें कि आपने क्या किया क्लास में। ठीक है, ये किनकी क्लास में हो रहा है, ये चीज जो है वो सुहेल सर की क्लास में हो रहा है। आइए देखते हैं गरिमा मैम की क्लास में क्या चल रहा है। इन गरिमा मैम्स क्लास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन आर सिटिंग एट देयर डेस्क। ठीक है, गरिमा मैम की क्लास में बच्चे जो हैं डेस्क में बैठे हैं, बुक्स जो है उनके सामने रखा गया है नीटली टेबल पे। चिल्ड्रन आर क्वाइट विथ पेंसिल, सारी बच्चे बिल्कुल शांत हैं अपनी अपनी पेंसिल के साथ। गरिमा रीड द स्टोरी अलाउड, मैम जो है वो स्टोरी रीड कर रही है और एक्सप्लेन कर रही है उनके मीनिंग को, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको पेंसिल से लिखवा रही है टेक्स्ट बुक पे,
right? After explaining the lesson, she dictates answer to the question at the end. जब मैम ने सारा कुछ पढ़ा लिया, फिर मैम ने लास्ट में आंसर को डिक्टेट कर दिया. इनकी क्लास में ये सीन चल रहा है, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स फॉलो हर इंस्ट्रक्शन. सारे जो भी स्टूडेंट्स है वो गरिमा मैम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. स्टूडेंट्स इन सुहेल्स क्लास. अब सुहेल जो सर थे यहाँ पर, जो बच्चों को जिन्होंने फ्री छोड़ दिया था, उनकी क्लास की बात हो रही है यहाँ पर कि वो कैसा है. अब ऑप्शन 1 है आर लाइकली टू लर्न मोर एज ही गिव्स हिम स्पेस एंड फ्रीडम. ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा है कि इनकी क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है और फ्रीडम बहुत अच्छा दिया गया है पढ़ने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है विल फेल एज दे स्पेंड द होल टाइम हैविंग फन. यानी बच्चे जो है वो फेल हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम मस्ती की है. तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बच्चे रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, राइट? कोई स्टोरी नरेट कर रहा था. ऑप्शन 3 देखते हैं विल पास इफ दे टेक होम ट्यूशंस. यानी वो बच्चे पास हो जाएंगे अगर वो लोग अपने घर में ट्यूशन लेंगे. तो ये भी गलत है. विल पास ये भी गलत है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1 आर लाइकली टू लर्न मोर एज ही गिव्स देम स्पेस एंड फ्रीडम. यानी वो बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रीडम दिया गया है कि जिसको जैसे लर्न करना है वो लोग लर्न करें, लास्ट में आके मुझे बताएं कि आपने किया क्या है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35. पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन सुहेल्स क्लास. यानी सुहेल सर की जो क्लास थी फ्रीडम वाली, वहां पर बच्चों के पेरेंट्स क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन. यानी उनको अपने बच्चों की एजुकेशन की कोई फिक्र नहीं है. ये बिल्कुल ही गलत है. सेकंड देखते हैं शुड मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम. यानी टीचर पेरेंट्स जो है वो टीचर की कंप्लेन करें. तो ये भी गलत है क्योंकि बच्चों को फ्रीडम मिल रहा है तो बच्चे रीड कर रहे हैं, उनसे इनकी माइंड डेवलप हो रही है, तो कंप्लेन क्यों करेंगे, राइट? ऑप्शन नंबर 3 है मस्ट हैव अरेंज ट्यूशंस फॉर देयर चिल्ड्रन. यानी पेरेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन अरेंज करेंगी. ये भी गलत है, राइट? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा आर शोइंग ट्रस्ट इन देयर टीचर. यानी पेरेंट्स जो है वो टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हैं तभी उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. द स्कूल प्रिंसिपल इज. यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कैसे होते हैं? कीप अ चेक ऑन द टीचर्स. हमेशा टीचर को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. तो ये तो गलत है. फोकस्ड ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ द स्कूल. यानी सिर्फ और सिर्फ स्कूल के रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि मेरे स्कूल का रिजल्ट कैसा आया. ये भी गलत है. लिबरल एंड प्रोग्रेसिव और स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं. ये भी गलत है. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव. यानी उदार एवं प्रगतिशील है. ये जो दो वर्ड है यहाँ पर ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, राइट? सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं प्रिंसिपल, ओके? इसीलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर. देखते हैं 37 क्या है यहाँ पर. द मेन एम ऑफ स्कूल शुड बी एंश्योर दैट. यानी स्कूल का जो मेन एम है वो क्या एंश्योर कर रहा है? स्टूडेंट स्टे डिसिप्लिन लाइक इन गरिमास क्लास. यानी गरिमा टीचर की क्लास में जैसे स्टूडेंट डिसिप्लिन में थे वैसे रहना. तो ये तो गलत है बिल्कुल भी, राइट? क्योंकि वहां पर बच्चे पैसिव थे, एक्टिव नहीं थे. लर्निंग इज एंजॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स. क्या लर्निंग जो है वो एंजॉयबल था सारे बच्चों के लिए? उसके बाद चिल्ड्रन बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम. चिल्ड्रन को क्या पूरी तरह से फ्रीडम दे देना चाहिए? थर्ड है अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बी अडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग टीचर क्लासरूम बिहेवियर. यानी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी टीचर को अपनाना चाहिए क्लासरूम बिहेवियर को सही करने के लिए. तो गाइस इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लर्निंग इज एंजॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स. यानी लर्निंग जो है वो सबके लिए कैसी होनी चाहिए? एंजॉयबल होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI, जिसके गाइज आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए उस पर भी क्वेश्चन आया है. द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI इन इंडिया प्राइमरीली प्रिपेयर. यानी ये क्या प्रिपेयर करती हैं RI जो है? अब ऑप्शन में देख लेते हैं. क्वालिटी टीचर, क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट,
क्वालिटी टीचिंग एड, क्वालिटी टेक्स्ट बुक। तो देखिए गाइस, टेक्स्ट बुक बनाना किसका काम है? एनसीएफ का काम है, करिकुलर फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी, राइट। एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी बनाती है टेक्स्ट बुक। क्वालिटी टीचर टीचिंग एड, टीचिंग एड भी जो है आरआई नहीं बनाता, राइट। आरआई आप लोग एग्जाम देंगे अभी, तो क्यों देंगे? आरआई जो है टीचर की कोर्स कराता है, राइट, बीएड की, इंटीग्रेटेड बीएड की। तो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कराने से क्या होगा? टीचर्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, क्वालिटी टीचर्स बाहर निकलेंगी वहां से। ऑप्शन नंबर 2 है क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी नहीं बनाता। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट होगा, क्वालिटी टीचर्स, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। द एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1964 टू 66, गाइज ये जो एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट है, ये इसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, केसी, यानी इसे हम कहते हैं कोठारी कमीशन, राइट। अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या दिया है? हाईलाइटेड द इशू दैट द क्वालिटी ऑफ टीचर इन क्लास वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी क्लास में टीचर की जो क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस्ड कैसे होनी चाहिए। ऑप्शन में है टीचर डेस्क रेशियो, टीचर और जो बेंचेस होते हैं उनके रेशियो से, या फिर लड़के और लड़कियों के रेशियो से, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टूडेंट और कंप्यूटर के रेशियो से, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है 4 वो बिल्कुल ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का, जो कि होगा आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो, राइट। यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो का मतलब ये है कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स जो है वो आनी चाहिए, एक टीचर कितने बच्चों पे ध्यान देगी, ठीक है। तो एक टीचर जो है वो 30 टीचर पे ध्यान देगी अकॉर्डिंग टू 2020 एजुकेशन पॉलिसी, राइट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, एज अ टीचर यू नोटिस दैट अ स्टूडेंट इन क्लास टर्न वंस ईयर टूवर्ड्स द पर्सन स्पीकिंग, यानी आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो एज अ टीचर आपने ये नोटिस किया कि कोई एक बच्चा जो है वो कुछ सुनने के लिए अपना कान जो है वो स्पीकर के पास ले आ रहा है, राइट। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसे कुछ और समझ आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो रही है। आस्क पीपल टू रिपीट, हमेशा वो जो भी कहते हैं उससे ये कहता है कि रिपीट करो, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। द चाइल्ड इज शोइंग साइन ऑफ प्रॉब्लम इन हर, यानी इस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसे सुनने की प्रॉब्लम होगी। विजन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कान सामने नहीं लाएगा कुछ सुनने के लिए, राइट। स्पीच की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हियरिंग की प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने कहा था बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम होगी, हियरिंग की होगी, लर्निंग की भी नहीं होगी, हियरिंग की होगी, राइट। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 है, द एब्रीवेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन इज, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर एनपीई 1986, एनपीई का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ तो है हमारा करिकुलम बनाने के लिए, राइट, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एनसीएफटीई भी इसी का है, ये जो करिकुलम बनाता है ये स्कूल के लिए है, और एनसीएफटी जो बनाता है वो टीचर एजुकेशन के लिए है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी रॉन्ग है। आरटीई है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसलिए आया था कि जो 6 to 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 41 का वो होगा ऑप्शन 1, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया था एजुकेशन को प्रमोट करने वाला रूल, राइट। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। द एब्रिविएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यानी वो एब्रिविएशन बताइए जो स्कूल के सारे ही एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन पे काम करता है इंडिया के। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर न्यूपा, न्यूपा का फुल फॉर्म हो जाएगा गाइज यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एनसर्ट का हो जाएगा यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद है आपका NIPCCD, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और NIHM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।
तो गाइज आपने भी देखा होगा आपके जितने भी एजुकेशन रिलेटेड वर्क है वो कहाँ होता है, इन सब में से एनसीईआरटी में होता है, राइट। टेक्स्ट बुक, करिकुलम, सारे कुछ यहाँ पर आपके होते हैं। इसीलिए ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट होटल के लिए है, राइट। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनसीईआरटी। अब देखते हैं 43 क्या है। द एक्ट विच मेक प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया इज कॉमनली नोन एज। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चों का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, ये कब आया था, राइट। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है आरटीआई। गाइस देखिए, ये जो ऑप्शन दिया है ना आपको, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बच्चे जो है जल्दी जल्दी में आरटी आरटी देखकर नंबर 1 पे लगाकर आ जाएंगे, हाँ चलो इसका ऑप्शन जो है वो यही होगा, आरटीआई। लेकिन ये आरटीआई जो है ये है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है एसएसएस सर्व शिक्षा अभियान, ये भी नहीं होगा। एनपीई है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये भी नहीं होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 4 आरटीई एक्ट, ये आया था आपका 2009 में। ओके, इसका ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो कौन सी एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। द विजुअली इम्पेयर्ड ओनली, यानी जो सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते हैं उनके लिए। जो फिजिकली चैलेंज है, यानी कि शरीर के कोई अंग उनके काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। या फिर गिफ्टेड लर्नर एक्सक्लूसिवली, जो गिफ्टेड लर्नर है बहुत ही तेज और क्लेवर होते हैं उनके लिए है। या फिर सभी के लिए है। तो गाइस इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको इंक्लूड करके पढ़ाना, जो बहुत ही क्लेवर है, जो गिफ्टेड है, या फिर जो विजुअली फिजिकली गिफ्टेड इम्पेयर्ड है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ऑल दी लर्नर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है। देयर आर अबाउट 15 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विद स्पीच डिसेबिलिटी इन अ क्लस्टर विलेज। एक जो विलेज है उसमें कितने बच्चे हैं, 15, ठीक है। 15 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिनको किसकी प्रॉब्लम है, स्पीच डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो लोग ठीक से बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, थ्राइस अ वीक दे गो टू अ नियर बाई टाउन फॉर अ स्पीच थेरेपी क्लास, यानी हफ्ते में 2 बार वो लोग स्पीच थेरेपी क्लास के लिए जाते हैं, जो कि उनके टाउन के बहुत ही नजदीक है। एंड मिस देयर रेगुलर क्लास, और उनकी इसी वजह से जो उनकी रेगुलर स्कूल है क्लास वो मिस हो जाती है। इफ यू वेर अ टीचर, अगर आप उस जगह पे टीचर होती इन वन ऑफ दिस स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू हैव डन, तो आप क्या करती इन सब में से। ऑप्शन देख लेते हैं। आस्क देयर पेरेंट्स टू शिफ्ट द चिल्ड्रन टू अ स्पेशल स्कूल, क्या उनके पेरेंट्स को बोलती कि आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में डालिए, जो कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है, या फिर सिर्फ स्पीच डिसेबल्ड के लिए होता है, वहां पर डालिए। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाना है, राइट। सेकंड है रिक्वेस्ट फॉर अ स्पीच थेरेपिस्ट विजिटिंग द स्कूल रेगुलरली, यानी जो स्पीच थेरेपिस्ट है उन्हें हम स्कूल में बुला लें कि आप हमेशा हमारे स्कूल में आ जाइए, राइट। नेक्स्ट है आस्क द चिल्ड्रन टू स्टॉप अटेंडिंग द स्पीच थेरेपी, यानी उन बच्चों को, वो जो 15 स्टूडेंट्स हैं उन्हें कह दें कि आप वहां जाना बंद कर दें स्पीच थेरेपी क्लास के लिए। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। फोर्थ देख लेते हैं। रिक्वेस्ट द हेड मास्टर नॉट टू एडमिट सच चिल्ड्रन, यानी प्रिंसिपल से ये कहे कि हमें ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि वो जो स्पीच थेरेपिस्ट के टीचर हैं उनको हम अपनी स्कूल में अपॉइंट कर लें और रोज बुलाएं, ठीक है। इससे बच्चों की जो रेगुलर क्लास है वो भी मिस नहीं होगी, और उनका जो स्पीच थेरेपी है वो भी बनी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भावना इज इन क्लास 3, भावना नाम की जो लड़की है वो कौन सी क्लास में है, क्लास नंबर 3 में है, क्लास 3rd में है। एंड इज गुड एट मैथमेटिक्स, और वो मैथ्स में बहुत ही अच्छी है। शी completes any maths class work before others in class, यानी वो क्लास में सबसे पहले अपना वर्क फिनिश करती है, बाकी बच्चों से भी पहले। अ मैथ्स टीचर could nurture her by asking to her, तो फिर मैथ्स टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1,
रिवाइज प्रीवियस यूनिट, यानी पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ऑप्शन नंबर 2 है टू डू सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन द सेम काइंड, यानी उसी टॉपिक पे दूसरे और प्रॉब्लम्स दे देंगी मैम उसे। ऑप्शन नंबर 3 है क्रिएट पैटर्न, तो पैटर्न बनाना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर, न तो रिवाइज प्रीवियस यूनिट होगा। इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 है हेल्प द फ्रेंड्स हु डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, यानी उन बच्चों का हेल्प करना जिसने अपनी वर्क को कंप्लीट नहीं किया हो, तो ये भी गलत है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डू सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन द सेम काइंड, राइट। उसी टाइप के उसे कुछ और क्वेश्चंस दे दो सॉल्व करने के लिए, राइट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है सुनीता इज विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड इन क्लास 9। क्लास 9 में सुनीता क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी आंखों से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। इज हेल्प्ड बाय द टीचर्स इन हर क्लासमेट थ्रू लर्निंग एड्स एंड एम्बॉस्ड मटेरियल। उसे क्या किया जाता है, सुनीता को टीचर्स में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से ताकि उसकी जो लर्निंग हो वो अच्छी हो, राइट। उसके बाद रजिया जो है वो विजिट करती है सुनीता के स्कूल में रेगुलरली टू टीच हर एंड हर टीचर ब्रेल। ब्रेल लिपि होती है, राइट, किन के लिए होती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए। तो ये जो रजिया मैम है इनको बुलाया जाता है स्कूल में कि क्लास टीचर को भी सिखाएं ब्रेल लिपि और बच्चे को भी सिखाएं। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि सुनीता क्या है, सुनीता कौन सी स्कूल में है, राइट। तो क्या सुनीता एक स्पेशल स्कूल में है गाइस, तो स्पेशल स्कूल वो होता है जो सिर्फ अंधे बच्चों के लिए होता है, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी गलत होगा, या फिर किसी एक डिजेबिलिटी के लिए होता है, डिजेबल्ड पीपल के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर डिजेबल्ड पीपल के लिए ये स्कूल होगा तो यहाँ पे जो रजिया मैम है उनको अलग से बुलाया नहीं जाएगा स्कूल में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीग्रेटेड स्कूल। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्कूल भी नहीं होगा इसका आंसर, राइट। इंटीग्रेट करना यानी सारे स्कूल को इंटीग्रेट कर देना। ऑप्शन नंबर 3 है इंक्लूसिव स्कूल। तो ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था इंक्लूसिव स्कूल के बारे में कि सारे बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाना, राइट। सेग्रेटेड स्कूल ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इंक्लूसिव स्कूल, सभी बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। If we assume that children have the potential to create knowledge and make meaning, then the role of a teacher is expected to be that of an। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि वो लोग नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं और मीनिंग को बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। टीचर का रोल होगा एक्सपर्ट का, तो एक्सपर्ट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद कम्युनिकेटर का ये भी नहीं होगा, एग्जामिनर का ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फैसिलिटेटर का, टीचर एज अ गाइड, ठीक है, गाइड या फिर हम कह सकते हैं फैसिलिटेटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। इन व्यू ऑफ द फिलोसफी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इज व्यूड एज। गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये फिलोसफी के पार्ट से है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिलोसफी के व्यू से चिल्ड्रन अगर खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऐसी लर्निंग को हम क्या कहेंगे। वन में देखते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो ये आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है, राइट। स्किनर की जो थियरी है उसमें है आपका ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। हमें देखना है जो फिलॉसफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है करेक्टिव प्रोसेस, करेक्ट करना बच्चों को, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। असेंबली लाइन प्रोसेस ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जिसको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा वो बस ये वर्ड देखकर भी इस आंसर को टिक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी खुद के नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करना, राइट। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 50। टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी लर्नर को खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टीचिंग फोकस ऑन, राइट। ऑप्शन नंबर 1 है मेकिंग लर्नर टेक नोट प्रिसाइसली इन द क्लास, यानी लर्नर को ये कहे कि आप लोग क्लास में नोट्स बनाते जाएं, राइट। अगर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है तो नोट्स बनाना जरूरी नहीं है।
स्कोरिंग हाई मार्क्स बाय द लर्नर, ये भी गलत है क्योंकि लर्नर को हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बिल्कुल ही गलत है गाइस, नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। थर्ड है मास्टरी लर्निंग ऑफ कंसेप्ट बाय द लर्नर, ये भी बिल्कुल गलत है कि कोई भी एक कंसेप्ट का मास्टर बन जाना, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो चीज आ जाना। तो सिर्फ रट्टा मारने से आपका जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 4 दिया है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। तो हाँ, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि बच्चों का क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लर्निंग के लिए इन लर्निंग प्रोसेस, राइट। ये था गाइज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का RIC 2014 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।